नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। आशा करते हैं आप रोज़ाना की तरह बहुत ही अच्छे होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनवायरनमेंट जीके। बहुत ही गजब के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर तरीके का मिक्सअप क्वेश्चंस मिलेगा आपको। होगे बिल्कुल मज़ा आ गया। क्वेश्चंस हो सकता है मे भी आपके गलत हों, लेकिन हम इस वीडियो में 21 क्वेश्चन करेंगे। अच्छी तरीके से सुपर फास्ट वीडियो देख लेना है, क्योंकि वीडियो रुकेगी नहीं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत, अगर हम बात करें बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस ए है आपका महाद्वीपीय विस्थापन, यानी यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति या ज्वालामुखी विस्फोट। तो सिंपल सी बात करें, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, व्याख्या भी बता दूंगा आपको। राइट आंसर बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी के साथ। नहीं पता है तो लिख जरूर लेना, जो क्वेश्चन ना आए उसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि एग्जाम में दोबारा क्वेश्चन आ सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। मतलब क्या था? जब भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक और आता है कि जॉर्ज लेमेंतेयर, ठीक है ना, यहाँ पर लिख गया है लेमेंतेयर की बात आती है, यानी जॉर्ज लेमेंतेयर की बात आती है। सन 1927 की बात थी। सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोट बिग बैंग सिद्धांत दिया था। तो क्वेश्चन में ये आएगा कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने। कब दिया? 1927 में। किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है ना? जी हाँ, बहुत बढ़िया। चैनल पर हर बहन हर भाई कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बात होती है मुद्दे की, स्टडी की। कोई पेड कोर्सेज, कोई चार्जेस की बात नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया? अब देखो, जब भी हम बात करते हैं क्रांति, क्रांति का मतलब होता है रेवोल्यूशन। जब किसी क्षेत्र में गिरावट आती है तो हम एक क्रांति लाते हैं, चाहे वो कृषि क्रांति हो, चाहे वो किसी अन्य क्रांति की बात करें, सामाजिक क्रांति हो। जब चीज़ें बिल्कुल बैलेंस में नहीं होती हैं तो हम उसको नाम देते हैं रेवोल्यूशन, और हम उसके बारे में, उसके लिए एक अथक प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं नॉर्मन बोरलॉग की बात आती है, एम एस स्वामीनाथन की बात आती है, राजकृष्णा या आर के वी राव। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमने सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग की बात करी है, तो हम एम एस स्वामीनाथन के साथ चले जाएंगे। अच्छा, हम यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिएगा 3 और 4 क्वेश्चन जब आप करोगे तो पता चल जाएगा कि एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है। हमने कहा सदाबहार क्रांति का शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग करा? आपके एम एस स्वामीनाथन। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? अब यहां से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। हमने कहा कि 20वीं सदी की बात करी, और हरित क्रांति को लाया कौन था और किस दशक में लाए थे? तो याद रखिएगा, 1960 में लाए थे, 1970 में, 50 में या 90 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। हरित क्रांति की शुरुआत, देखो, हरित क्रांति की शुरुआत जब आई थी वो आई थी 1970 के दशक में। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है लाया कौन था? लाया कौन था ये भी कर लेते हैं क्वेश्चन फटाफट। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करेंगे, और फिर उसके बाद, अब देखो, जब भी हम बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, जब भी हम आपको बता ही देते हैं। देखिए, हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति की बात आती है 2 चीज़ों में। एक फैक्ट आपका बनता है कि भारत में, और एक फैक्ट बनता है विश्व में। हरित क्रांति के जनक आपके हो जाते हैं स्वामीनाथन, और दूसरी तरफ एक विश्व में आ जाते हैं, भारत में हो जाते हैं स्वामीनाथन, और विश्व में हो जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। तो यहाँ पर विश्व में हरित क्रांति जो बच्चे लगा रहे हैं ना, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। देखिए, क्वेश्चन को फर्क समझो। जब इंडिया में कहे तो आप स्वामीनाथन लगाएंगे, जब विश्व में पूछे तो आप नॉर्मन बोरलॉग लगाएंगे। अब यहीं से एक और क्वेश्चन बना था कि हरित क्रांति भारत में कब आई थी? 1970 में आई थी। इसी के संबंध में अगर हम बात करें कि सदाबहार क्रांति का प्रयोग हुआ था, सदाबहार क्रांति का प्रयोग किसने करा था? वो डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं। विश्व में पुरस्कार दिया जाता है हरित क्रांति के लिए, या क्रांतियों के लिए, या फिर एनवायरनमेंट के लिए, कृषि के लिए, तो दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में कृषि के लिए दिया जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5। इनमें से कौन सी सड़कें भारतीय प्रबंधन श्रेणी में नहीं आती हैं? भारतीय प्रबंधन, जो आपका भारतीय प्रबंधन की बात करता है, क्या राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं, राज्य राजमार्ग की बात करते हैं, सीमा सड़कें, या जिला राजमार्ग? जब भी हम बात करते हैं भारतीय प्रबंधन की बात आती है तो हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग एक सबसे बड़ा पार्ट है इसका। ठीक है, उसके बाद छोटा सा पार्ट है आपका राज्य, और उसके बाद छोटा सा पार्ट है आपका सीमा सड़कें। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था नहीं, जिला राजमार्ग भारतीय प्रबंधन की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग से एक और हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं कि
जो NH होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, इनको अगर हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करते हैं तो हम 4 शहरों को जोड़ते हैं, और 4 शहर वो आपको कमेंट करने हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई है क्या, नीचे कमेंट करेगा। और ये सही है, हमने आपको बताया है कि 4 शहरों को हमने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दी है। तो क्वेश्चन में आया कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग, NH, नेशनल हाईवे से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, भार। अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बताएंगे, दोनों क्वेश्चंस में अगर डिफरेंस समझ गए आप एनवायरमेंट जीके में तो आपको कोई हरा नहीं सकता ऐसे क्वेश्चंस में। तो इसलिए याद रखना है, जैसे अगर हमने बात करी एनवायरमेंट में, कहा हमने कि विश्व में हरित क्रांति के जनक और भारत में हरित क्रांति के जनक, तो फर्क समझना है ना। तो विश्व में लगाते हैं मोरलाग और भारत में लगाते हैं MS स्वामीनाथन। और यहाँ पर बात आ रही है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो राष्ट्रीयकरण की बात आई, लेकिन इससे पहले हमें इंपॉर्टेंट तरीके से ये जानना पड़ेगा कि 16 अप्रैल की बात थी क्या, 16 अप्रैल की बात थी, और सन था हमारा 1853। ये डेट ऐसी डेट है जिसमें भारत की सबसे पहली ट्रेन चली थी, यानी हम कह सकते हैं 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। मुंबई के बोरी बंदर, याद रखना मुंबई का बोरी बंदर स्टेशन था, जब बहुत डीप में पूछेगा तो ये स्टेशन आपसे पूछ लेगा। मुंबई का बोरी बंदर स्टेशन था, और कहाँ तक, ये मुंबई के थाने के बीच तक, है ना। तो मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने तक चली थी, और ये पैसेंजर ट्रेन थी। 33 किलोमीटर की दूरी तय करी थी, ठीक है, 33 किलोमीटर की दूरी तय करी थी, और 1.25 घंटे का वक्त लगा था। सन था 1853 में। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो आप 1950 लगाइए। जब दोबारा राष्ट्रीयकरण होता है तो हम डेट अलग लगाते हैं, जब हमारा क्या होता है, पहली ट्रेन चली तब हम डेट अलग लगाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन में समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारत का पहला स्ट्रीम इंजन कौन था, देशबंधु, गांधी, वायुदूत, सेतु, समुद्रम। तो बात करते हैं पहला स्ट्रीम इंजन। बहुत अच्छे गाइस, बेहतरीन। बहुत क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मानता हूं, लेकिन बहुत कुछ सीख के जाओगे, मैं ये भी मानता हूं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्ट्रीम इंजन जो भारत का था वो देशबंधु था। क्या था, देशबंधु था। अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी आपको बतानी है, फटाफट बतानी है कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा गाइस, बेहतरीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी यमुना के साथ चला जाएगा। क्या सर, यमुना के साथ चला जाएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया गाइस, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, हाँ जी, संगम भी बात आती है, संगम की बात आती है प्रयागराज में, गंगा यमुना सरस्वती का, सरस्वती एक अदृश्य रूप में है, तो संगम की बात होती है नदियों का मिलना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक और लेते हैं भाई नदी से। शिव समुद्रम झरना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम झरना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। फटाफट फटाफट कमेंट करना है, फटाफट कमेंट करना है। देखिएगा, बात करें निम्नलिखित में से शिव समुद्रम झरना किस नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर, बच्चे करें भाई, कृष्णा के साथ चला जाएगा। भाई मेरे, कृष्णा नहीं, कावेरी मारना है। शिव समुद्रम की बात कावेरी के साथ आती है, नागार्जुन बांध की बात आती है कृष्णा नदी पर, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा, अच्छी तरीके से दीजिएगा जवाब। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से फटाफट, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो अगर हम बात करें क्या, अगर हम बात करें आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो आप कहोगे कि हिमालयी नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय, चार पॉइंट बताऊंगा। 4 पॉइंट में एक पॉइंट आपका एग्जाम में हमेशा आएगा, पक्का याद रखिएगा। चलो 3 पॉइंट बताते हैं, 3 पॉइंट आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। हिमालय नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल से, यानी कोई भी आप ले लो, कोई पर्वत ले लो, और ऊपर से उतर रही नदियां हैं, इनके बीच में क्या होता है, पत्थर कंकड़ की चौड़ी पट्टी का निर्माण करती हैं ये। और उस पट्टी को क्या कहते हैं, उस पट्टी को कहते हैं दोस्तों यहाँ पर भावर कहा जाता है। याद रखना, जब भी पत्थर और कंकड़ की बात हो तो हमेशा भावर में पत्थर और कंकड़ का शब्द का प्रयोग होता है, खादर कभी नहीं लगा देना। अब ये खादर और भावर, पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये खादर क्या होता है। खादर होता है एक बांगर होता है, और एक होता है भावर होता है। कमेंट करिएगा फटाफट। ये देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं एल्यूवियल सॉइल की, जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी का पहला पार्ट खादर होता है, दूसरा पार्ट बांगर होता है। खादर मिट्टी जो होती है वो नई मिट्टी होती है, नदी द्वारा बहाकर लाई गई, और ये होती है पुरानी मिट्टी, ठीक है। और भावर मिट्टी होती है, भावर की बात करें तो भावर क्या होता है, पत्थर कंकड़ का क्षेत्र होता है। तो फिलहाल यही तो पूछा गया था, यही डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
हिमालयी नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के पत्थरों कंकड़ों की एक चौड़ी पट्टी का निर्माण होता है। तो याद रखना है भाबर के क्षेत्र में कितना किलोमीटर होता है, 8 से 16 किलोमीटर का चौड़ाई होता है और ये क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। रिलेट किससे करता है, नदी से रिलेट करता है। बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से नंदा देवी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर बच्चे कह रहे हैं क्या सर, यहाँ पर राइट आंसर बच्चे कह रहे हैं कि भैया ऑप्शन नंबर नंदा देवी उत्तराखंड के साथ चला जाएगा क्या, नंदा देवी उत्तराखंड के साथ चला जाएगा क्या, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। अब थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि क्या है। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला भारत की दूसरी है, यानी सेकेंड लार्जेस्ट की बात होती है, उच्च चोटी की बात होती है, और विश्व की 23वीं यानी 23वें नंबर पर विश्व में है, भारत में सेकेंड नंबर पर है। इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा फर्स्ट पे है, सेकेंड पे है आपकी माउंट, कौन सी है ये, कौन सी बताई थी, माउंट नंदा देवी। क्लियर। तो याद रखिएगा नंदा देवी उत्तराखंड राज्य नंबर सेकेंड नंबर पर, विश्व में 23वां नंबर, पहली कंचनजंगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमने चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण को के बारे में आपको बहुत डिटेल तरह दिया है, हमने पिछली वीडियो में आपको व्याख्यात्मक तरीके से हल करवाया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। तो अगर हम बात करें, अगर सर बात करें इस क्वेश्चन की बात करें तो आप सर ये कहोगे, कहीं ना कहीं आप ये कहोगे कि चंद्र ग्रहण जो होता है वो सूर्य की बात करें, सूर्य हमेशा स्थिर होता है, और हम पृथ्वी और चंद्रमा की बात करते हैं। तो याद रखना है चंद्र ग्रहण जो हमेशा होता है, सूर्य हमेशा इधर ही रहता है। सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य अपनी जगह नहीं बदलता है, पृथ्वी और चंद्रमा अपनी जगह बदलते रहते हैं। इसलिए जब पृथ्वी बात आती है, पृथ्वी बीच में होती है और मून यहाँ पर लास्ट में होता है, तो हम कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यानी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाए, तो हम इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। याद रखना, जब बीच में चंद्रमा आए तो सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी आए तो चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण पूछा था तो पृथ्वी को बीच में ले जाइएगा, बहुत बढ़िया। और सूर्य ग्रहण होता है पूर्णिमा को, सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को, याद रखिएगा। हाँ जी, बहुत अच्छे, बेहतरीन गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है सर जी, डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देती है। डायमंड रिंग की बात करें, डायमंड रिंग क्या होता है। एक्चुअल में जब ग्रहण पड़ता है तो हमारे ऐसा ग्रहण पड़ता है, इस तरीके का ग्रहण पड़ता है जो सबसे बड़ा ग्रहण पड़ता है, तो हमारे जो सूर्य के जो सर्किल से भाग चमकता है, तो हम इसको कहते हैं डायमंड रिंग, कोरोना या किरीट कहा जाता है। और ये स्थिति होती है पूर्ण सूर्य ग्रहण। और ये सिस्टम होता कहाँ पर है, ग्रहण की एक और सिस्टम बताते हैं कि जब तक सूर्य, पृथ्वी, मून या फिर अर्थ, कुछ भी ले लो, सूर्य यहाँ पर ले लो, अर्थ ले लो, चाहे यहाँ पर मून ले लो, तीनों एक सीध में नहीं होंगे तब तक यहाँ पर ग्रहण नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय कौन सी रेज निकलती हैं, एक्स रेज निकलती हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। कालीकट किस शहर का पुराना नाम है। कालीकट किस शहर का पुराना नाम है, आपको बताना है। जी हाँ, कालीकट किस शहर का पुराना नाम है, कहाँ है। बहुत अच्छे। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कालीकट की बात करें, कालीकट की बात करें तो आपसे याद रखिएगा कि कालीकट कहीं ना कहीं कोझिकोड की बात होती है, कोझिकोड की बात होती है, और ये केरल में है। कहाँ है सर, कोझिकोड की बात होती है। बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, कोझिकोड होता है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। करीपुर मलमपुर जिले में एक पॉइंट पड़ता है जिसको हम कहते हैं कालीकट, और जो पॉइंट आता है वो है केरला राज्य का, केरला राज्य का है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको नारियल के वृक्ष भी मिल जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या है। हाँ जी, कन्याकुमारी पुराना नाम और कहाँ है, आपको बताना है।
फटाफट कमेंट करिएगा। हाँ जी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। देखिएगा, कन्याकुमारी की बात करें, राज्य आता है तमिलनाडु, हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी से अरब सागर के मध्य में स्थित है, ठीक है ना। याद रखिएगा, क्षेत्र का जो दक्षिणी छोर है वहाँ पर स्थित है, और कह सकते हैं कि भारत का दक्षिणतम छोर आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंदिरा पॉइंट अगर हम बात करें, सबसे दक्षिणतम छोर की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। कन्याकुमारी की बात करें तो ये वाला पार्ट आपका आ जाता है। राइट आंसर केप कोमोरिन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है, आपको बताना है कमेंट करके फटाफट। तो यहाँ पर देखिएगा, जीवाश्म ईंधन की बात कर रहा है कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, उपरोक्त सभी। जी हाँ, जितने भी बच्चे नए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए, और हर बहन हर भाई यहाँ पर चैनल को साथ साथ लाइक करते चलें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से डॉट डॉट से बना होता है, ये कार्बन से बना होता है। याद रखना, कार्बन, उपरोक्त सभी हर क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है। कार्बन इंपॉर्टेंट होता है किसमें? जीवाश्म ईंधन में। बहुत अच्छा गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। पन बिजली, पन बिजली की बात कर रहा है। पन बिजली डॉट डॉट की श्रेणी में आता है, पन बिजली डॉट डॉट की श्रेणी में आता है, बताइएगा बताइएगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें पन बिजली, पन बिजली का मतलब होता है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी ऊर्जा के अक्षय स्रोत में आती है पन बिजली। अक्षय स्रोत क्या होता है? अक्षय ऊर्जा या अक्षय स्रोत वो होते हैं जिसमें प्रदूषण नहीं है, जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है। क्षय और अक्षय में अंतर होता है। क्षय के आगे अगर आ लग जाता है तो नहीं हो जाता है, मतलब जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, ये जल विद्युत ऊर्जा, इस टाइप की सारी पॉइंट आपके अक्षय ऊर्जा में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। कोयले की निम्नलिखित श्रेणियों में किसकी गुणवत्ता बेहतर होती है? कौन सा कोयला सबसे बेस्ट होता है, ये आपको बताना है। कौन सा कोयला सबसे बेस्ट होता है आपको बता देना है फटाफट। बहुत बढ़िया गाइस, बेहतरीन। तो राइट आंसर बच्चे कह रहे हैं सर, कोयले की सबसे बेहतर श्रेणी जो होती है वो आपका एंथ्रेसाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, धुआं कम फेंकता है, कोयला अच्छा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस, बेहतरीन। तो देखिएगा, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 20। जलता कोयला एनवायरनमेंट में डॉट डॉट छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर सल्फर वाला पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, सल्फर वाला पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर एनवायरनमेंट में जब कोयला जलता है इसको पॉल्यूट करता है। सल्फर जिसमें अहम भूमिका होता है, किसी भी चीज़ को जलाते समय कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा आएगी, लेकिन उसके साथ क्या आएगा ये भी बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा हमारा 21 रहेगा। यहाँ पर इनमें से कौन एक गैर अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? गैर अक्षय की बात कर रहा है। हमने कहा था सर जी, अक्षय ऊर्जा वो हैं जो आपके स्रोत क्षय नहीं होते हैं। राइट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर गैर पूछा है, कोयला है, वन है, पानी है, वन्य जीव है। फिलहाल राइट आंसर चला जाएगा, बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए बहुत गजब का आंसर है। देखिएगा, अगर ए बच्चे मार रहे हैं, वन्य जीव भी मार रहे हैं, बहुत सारे पानी भी मार रहे हैं, अरे भैया मेरे, आप सभी अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को नज़रअंदाज ना करें। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैर में पूछा है क्वेश्चन नंबर 22। इस वीडियो का सबसे सिंपल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गाइज। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, क्या सर, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून, 24 सितंबर। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या चला जाएगा? बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा, जी हाँ, 22 मार्च की बात करें जल दिवस होता है, 22 अप्रैल की बात करें पृथ्वी दिवस, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो? अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स करें, फटाफट कमेंट बॉक्स करें, जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर बहन हर भाई सुबह से लेकर शाम तक वीडियोस प्रोवाइड होती हैं। कोशिश है कि ज़्यादा वीडियो ऐड करेंगे और स्वास्थ्य जल्दी ही सही हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। वीडियो को लाइक करें, अच्छे दोस्तों को शेयर करते जाएँ।